हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। दोस्तों देखिए, अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा है काव्य खंड क्षितिज भाग 2 का। अब हम लोग गद्य खंड देखते हैं जो केवीएस टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए देखते हैं अब इन लेखकों का परिचय कि इनके बारे में क्या क्या है, क्या क्या रचनाएँ हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय देखिए, यह है स्वयं प्रकाश। इनका देखिए कि प्रसिद्ध गद्यकार स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में व्यतीत हुआ। वहीं से अध्ययन कार्य पूरा कर मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक ये प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। उनकी नौकरी का भी अधिकांश समय राजस्थान में ही बीता। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे वर्तमान में भोपाल में रह रहे हैं। वहाँ ये वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़े हुए हैं। देखिए किस से जुड़े हुए हैं, वसुधा पत्रिका से। उन्हें अब तक पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी रचनाएं देखिए, रचनाओं में इनकी ये है। स्वयं प्रकाश जी अपने सबसे प्रसिद्ध ये जो है इनके बारे में समय के प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं अपने समय के। अब तक के उनके 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए कहानी संग्रह जो है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान, ये जो है इनके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास देखिए बीच में विनय और ईंधन। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं देख लीजिए क्या क्या हैं। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार के स्वर को उभारा है। स्वयं प्रकाश ने अपनी रचनाओं के लिए सरल, सहज एवं भावानुकूल भाषा को अपनाया है। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की। तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का बहुलता से प्रयोग है, फिर भी वे शब्द स्वाभाविक बन पड़े हैं। उनके छोटे छोटे वाक्यों में जटिलता है। हास्य एवं व्यंग उनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहा है। एक वाक्य में विभिन्न भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करके एक नई रीति का अवतरण करके पाठक के लिए सहजता से समझने का भाव पैदा कर दिया है। तो देखिए ये रहा आपका स्वयं प्रकाश के बारे में। इनकी जो रचना है नेताजी का चश्मा, बहुत ही अच्छी रचना है। इसमें नेताजी को चश्मा को लेके, सुभाष चंद्र बोस के चश्मे को लेके इसमें व्यंग किया गया है, बताया गया है। जो इनकी रचना है उनको बताया गया है कि देशभक्ति के लिए। देखिए अगर आप देखिए इसको अगर इतना पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या कहानी है। ये कहानी है, देखिए प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने बताना चाहा है कि वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है देश नहीं कहलाता है। इसके अंदर रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि से के मिलने से देश बनता है और इन सबको समृद्ध करने व इन सब से प्रेम करने की भावना को ही देश प्रेम कहता है। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने उन्हें करोड़ों देशवासियों के योगदान को सजीव रूप प्रदान किया है, जो किसी न किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही देश निर्माण में सहायक होते हैं, बच्चे भी इस पुण्य कर्म में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि लास्ट में जो है इस कहानी का लास्ट जो है एक बच्चा ही सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पे पहना दिया रहता है। तो इसीलिए ये लास्ट में कहें बच्चे भी जो है देशभक्ति में अपनी भूमिका निभाते हैं। यही पूरी कहानी है। चलिए नेक्स्ट लेखक के बारे में देखते हैं। वह है रामबृक्ष बेनीपुरी। इनके देखिए आधुनिक युग के प्रसिद्ध निबंधकार श्री रामबृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में सन 1902 में हुआ था। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उनके अनेक अभाव और कठिनाइयों के कारण जो है इन्होंने 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान जो है इनको जेल भी जाना पड़ा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ऐसा लेखक है जिनको ये महात्मा गांधी का जो दौर चल रहा था, असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था, उस समय जेल जाना पड़ा था। तो ऑप्शन में रामबृक्ष बेनीपुरी रहेंगे, तो यही सही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 15 वर्ष की आयु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, करमवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता जनवाड़ी आदि अनेक साहित्यिक व मासिक पत्र पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन करके एक लोकप्रिय संपादक के रूप में ये यश प्राप्त किए। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, चलिए इनका जो देखिए क्या है, इनका जन्म 1902 और 1968 में मृत्यु इनकी। अब इनकी रचनाएं देख लीजिए।
श्री रामकृष्ण बेनीपुरी के अन्य अनेक विधाओं में लेखनी चलाएं। उनकी नाटक, उपन्यास, कहानी संस्करण, निबंध, यात्रा विवरण आदि अनेक विधाओं में कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देखिए पहले देखिए अम्बपाली इनकी नाटक है, पतितों के देश में उपन्यास, पिता के फूल कहानी है, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता रेखा चित्र, गेहूं और गुलाब निबंध व रेखा चित्र है, जंजीर दीवारें संस्मरण है। और देखिए पैरों में पंख बांध कर ये जो है यात्रा विवरण है। उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी कुछ रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में 2 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी विशेषताएं देख लीजिए कि बेनीपुरी जी के जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृत की तीनों धाराएं प्रभावित हैं। उनकी रचनाएं समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान का प्रेरणा देती हैं। स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे साहित्य में व्यक्त कर दिया। उनकी रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन होते हैं। भाषा शैली इनकी देख लीजिए कि बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाओं में भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, खड़ी बोली है। उन्होंने तत्सम, तद्भव व उर्दू के साथ सामान्य बोलचाल के आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी अधिकतर रचनाओं में ये विचारात्मक, चित्रात्मक एवं व्याख्यात्मक शैली देखने को मिलती है। उन्होंने एक एक वाक्य को सूक्ति के समान प्रभावशाली बनाकर प्रयुक्त किया है और प्रतीकों का भी प्रयोग उनकी भाषा शैली की एक अन्य विशेषता है। इनकी जो रचना है बाल गोविंद भगत, ये भी बहुत अच्छी रचना है। तो ये इसके अंदर से भी आएगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये कवि के, मैं केवल कवियों के बारे में करा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिए आप। चलिए नेक्स्ट देखिए यशपाल है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के गुरुकुल में हुई। उन्होंने सन 1921 में फिरोजपुर से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए तक शिक्षा ग्रहण की। कॉलेज में ही उनकी भेंट सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव से हुई। उन्होंने अपने सहपाठी लाला लाजपत राय के साथ स्वदेशी आंदोलन में जमकर भाग लिया। उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर बढ़ता गया। उन्हें दिल्ली में बम बनाते हुए गिरफ्तारी कर लिया। देखिए रामकृष्ण बेनीपुरी असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिए थे और ये लोग देखिए ये जो है लाला लाजपत राय के साथ स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए थे। तो ये देखिए 7 अगस्त 1963 को बरेली जेल में ही उनका विवाह ये देखिए प्रकाशवती कपूर से हुआ। इनका विवाह जेल में हुआ था बरेली के। वे कई बार विदेश यात्रा पर गए। उन्होंने साहित्यकार और प्रकाशक दोनों रूपों में हिंदी साहित्य की सेवा की। 26 दिसंबर 1976 को उनका स्वर्गवास हो गया। जन्म देखिए 1903 और मृत्यु 1976। इनकी रचनाएं देख लीजिए कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहला देखिए उपन्यास जो है इनके दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे मेरी उसकी बात नहीं, देखिए क्यों फंसे ये अलग है, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे, अप्सरा का शराब, झूठा सच, ये सारे इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह देख लीजिए पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, वो दुनिया, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, चित्र का शीर्षक, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, ये जो है इनकी कहानी संग्रह है। नाटक देख लीजिए नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड़बाई, दर्दे दिल, ये जो है इनकी नाटक है। व्यंग लेख में देख लीजिए चक्कर क्लब और संस्मरण इनका है सिंहावलोकन। विचारात्मक देखिए विचारात्मक निबंध जो है इनका है न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद और राम राज्य की कथा। इनकी साहित्यिक विशेषताएं देख लीजिए। साहित्यिक विशेषताएं यशपाल जी की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। देखिए इनकी जो है रचनाओं में ये जो है मार्क्सवाद का प्रभाव दिखता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस लेखक के रचनाओं में मार्क्सवाद का प्रभाव झलकता है। ठीक है, तो उनकी रचनाओं में सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के दर्शन होते हैं। उन्होंने जीवन की वास्तविकता के निकट यथार्थ का वर्णन किया। उनकी अधिकांश कहानियां चिंतन प्रधान है। इनकी भाषा शैली देख लीजिए, ये इनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल और पात्रानुकूल है। उन्होंने वर्णात्मक, संवाद प्रधान, प्रभावशाली शैली को अपनाया। उन्होंने विषयानुसार उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। आम आदमी की भाषा का प्रयोग के कारण यशपाल जो है साहित्य जनसाधारण में अत्यंत लोकप्रिय हो, क्योंकि ये आम लोगों की जो है भाषाओं का प्रयोग किए थे अपनी रचनाओं में। इनका जो ये है लखनवी अंदाज, देखिए ये इनकी कहानी है वो लखनवी अंदाज, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का देखिए इनका जीवन परिचय देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 में हुआ था। इनके एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद से ये वाराणसी में ये जो क्वींस कॉलेज है इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। उन्होंने ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से अपने कर्ममय जीवन की शुरुआत की। उन्होंने अध्यापक, क्लर्क और उसके बाद आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के
रूप में कार्य किए। 1965 में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका दीनमान के उप संपादक के पद पर भी कार्य किए। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने पराग नामक बच्चों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। देखिए, दीनमान के उप संपादक थे, लेकिन ये जो पराग है इसके खुद संपादक थे। उप संपादक और संपादक में फर्क है। वे तीसरे सप्तक के कवि हैं। 1984 में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट देखिए, इनकी रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, निबंध जैसी अनेक विधाओं में रचनाएं की हैं। देखिए, पहले देखिए इनकी काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। बकरी, सोया हुआ जल, कल फिर भात आएगा, अब गरीबी हटाओ, राजा बाज बहादुर, रानी रूपमती, लाख की नाक, लड़ाई, भौ भौ, बतूता का जूता, पागल कुत्तों का मसीहा, चरखे और चरखे उनकी अन्य उल्लेखनीय रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भौ भौ और खो खो भी इनकी रचना है। नेक्स्ट देखिए, साहित्यिक विशेषताएं इनकी हैं कि ये जो है बच्चों से लेकर प्रबुद्ध लोगों तक के लिए साहित्य की रचना की। उन्होंने अपने समय के समाज को बड़ी गहराई से देखा और बड़े कलात्मक ढंग से उस यथार्थ को व्यक्त किया। उन्होंने समाज में व्याप्त विसंगतियों और अव्यवस्थाओं पर करारी चोट की। उनकी समस्त रचनाएं स्वाभाविक एवं सहजता को अपनाए हुए हैं। उन्होंने भारतीय गाँव और यहीं की परंपराओं का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। नई कविता के कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं लोक भाषा की महक लिए हुए हैं। उन्होंने अपनी साधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण और असामान्य की अभिव्यक्ति बड़ी सफलता से की है। इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। देखिए, ये भी रचना बहुत सही है। कामिल बुल्के पे इसके चरित्र मतलब पात्र हैं कामिल, फादर कामिल बुल्के, उन्हीं पे ये कहानी लिखी गई है। ये संस्मरण है, कहानी नहीं है, ये संस्मरण लिखी गई है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। और ये फादर कामिल बुल्के पे ही लिखी गई है, तो इनको ध्यान रखिएगा। क्योंकि पात्र भी पूछ कह सकता है, पूछेगा, पात्र भी पूछेगा कि ये मतलब अगर ये इनके लेसन का क्या नाम है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक के पात्र कौन हैं, या फिर पूछ देगा कि फादर कामिल बुल्के किस पाठ के पात्र हैं, या फिर ये भी पूछ देगा कि ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के मतलब जो भी इनका जो रचना है उसके पात्र कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के रचना के पात्र कौन है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं मन्नू भंडारी। इनका जीवन परिचय देख लीजिए कि हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म 2 अप्रैल 1931 को राजस्थान के भानपुरा नामक गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम महेंद्र कुमारी था। महेंद्र कुमारी भी याद रखिएगा कि मन्नू भंडारी का मूल नाम महेंद्र कुमारी था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में प्राप्त की। हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कोलकाता तथा दिल्ली में अध्यापन कार्य किया। अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल वे दिल्ली में स्वतंत्र लेखन कार्य में लगी हुई हैं। नई कहानी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया है। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली के शिखर सम्मान, बिरहा सरकार, भारतीय भाषा ये परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इनकी रचनाएं देख लीजिए। कहानी संग्रह है मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, 3 निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ और त्रिशंकु इनकी कहानी संग्रह है। त्रिशंकु तो बहुत बार पूछा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। उपन्यास में देख लीजिए इनका क्या है कि इनका उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, स्वामी और 1 इंच मुस्कान। ये 1 इंच मुस्कान जो इनका उपन्यास है उसमें राजेंद्र यादव के सहायता से लिखा गया है। पटकथाएं हैं रजनी, स्वामी, निर्मला और दर्पण। ये इनकी जो है रचनाएं हैं। अब देखिए इनकी विशेषताएं क्या हैं। ये देखिए, मन्नू भंडारी एक सिद्धहस्त कथाकार हैं। नई कहानी आंदोलन में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने पारिवारिक जीवन, नारी जीवन एवं विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों का विशेष आत्मीय अभिव्यक्ति प्रदान किए। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग, संवेदना और आक्रोश को मनोवैज्ञानिक विकार आधार बनाया है। भाषा शैली, मन्नू भंडारी की भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। उनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ लोक प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी, देशज शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली के अतिरिक्त समास और संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। उनके संवाद छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रासंगिक हैं। कहीं कहीं उनके कथन काव्यात्मक प्रतीत होते हैं। उनका वाक्य विन्यास व्याकरण सम्मत एवं सरल है। इन सब में यह सिद्ध होता है कि उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है। इनका देखिए, इनकी रचना यह कहानी, यह भी, ये इनकी आत्मकथा है। इसको ध्यान रखिएगा, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है यह कहानी, यह भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखिए कि
युग प्रवर्तक द्विवेदी युग के नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म, देखें महान युग प्रवर्तक, ये द्विवेदी युग के थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बड़ी कठिनाई से स्कूल में धीरे धीरे उनको रुचि, मतलब स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। आर्थिक स्थिति की कठिनाई होने के कारण, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी, पढ़ाई छोड़कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। धीरे धीरे उनकी रुचि हिंदी साहित्य और कविता लेखन की ओर बढ़ने लगी। द्विवेदी जी ने कवियों का नवीन काव्य चेतना से अनुप्रमाणित कर उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1903 में सरस्वती, ये भी पूछ सकता है सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, तो 1903, संपादन अपने हाथों में संभाला। उन्होंने नई कवियों की रचनाओं में सरस्वती में स्थान देकर उन्हें काव्य रचना के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। सन 1938 में इनका देहांत हो गया। 1864 में जन्म और 1938 में मृत्यु। अब देखिए इनकी भाषा, इनकी रचनाएं क्या हैं। भाषा वैज्ञानिक, ये पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन और लेखन के स्थापक जो है, अनुवादक और समालोचक थे। इनकी देखिए रचनाएं जो इनकी दी हुई हैं, रसज्ञ रंजन, साहित्य संदर्भ, साहित्य सीकर और अद्भुत आलाप। इनकी विशेषताएं देख लीजिए, एक मिनट, इनकी विशेषताएं देखिए। इनकी साहित्यिक विशेषताएं देख लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की प्रत्येक विधा को बड़ा बल दिया। वे सब कुछ थे किंतु कभी थोड़े थोड़े थे। वे सफल अनुवादक, पत्रकार और संपादक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के बल पर तत्कालिक साहित्य में प्रचलित रूढ़ियों का संगठित और जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने समाज में व्याप्त कायरता, रूढ़िवादिता, घुसखोरी जैसी बुराइयों पर चोट की। उन्होंने भाषा संस्कार का भी आंदोलन छेड़ा। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, देश प्रेम जैसे विषयों पर रचनाएं की। समालोचन की हिंदी साहित्य में स्थापित करने का भी श्रेय भी उन्हीं को जाता है। भाषा शैली, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के संस्कार पर बल दिया। उन्होंने भाषा की अस्थिरता दूर करके उसका व्याकरण शुद्ध करके उसे ही एक स्थिर रूप तथा व्याकरण दिया। अब चलिए इनका देखिए, इनकी रचना जो है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, ये इनकी रचना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है, ये विचारात्मक एक लेख है जो ये लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र के बारे में देख लीजिए। साहित्य और कलाओं के संवर्धन में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले यतीन्द्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सन 1977 में हुआ था। इनकी रचना भी एक अयोध्या से रिलेटेड है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। इसके थ्रू इनको याद कर लीजिएगा कि यतीन्द्र मिश्र जन्म भी अयोध्या में होता है। इनकी रचना अगर अयोध्या से रिलेटेड कोई रचना का नाम आ जाता है तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि वो यतीन्द्र मिश्र का रचना हो सकता है। उन्होंने हिंदी में MA की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से प्राप्त की। वे सन 1999 से एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन कर रहे हैं, जिसमें साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उनको भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है। वर्तमान में वो स्वतंत्र लेखन के साथ साथ ये जो है साहित्य नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। इनकी रचनाएं देख लीजिए। प्रमुख रचनाएं जो हैं, देखिए मैं बता रही थी ना कि अयोध्या तथा अन्य कविताएं इनकी रचना है। यद्दा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप, ये इनकी तीनों रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक गिरिजा नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का 2000 में सह संपादन किया। उन्होंने कुंवर नारायण पर आधारित 2 पुस्तकों और स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का भी संपादन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं, साहित्यिक विशेषताएं। देखिए यह यतीन्द्र मिश्र ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज और संस्कृति के अनेक पहलुओं का चित्रण किया है। उन्होंने कविता, संगीत और अन्य ललित कलाओं को समाज के साथ जोड़ा है। उन्होंने समाज में अनेक भावुक प्रसंगों का भी बड़ी ही सहज से शब्दों में पिरोया है। उनकी रचनाओं के माध्यम से समाज के निकटता से दर्शन होते हैं। भाषा शैली इनकी देख लीजिए। यह जो है भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों के अनुकूल है। उनकी रचनाओं में भावुकता और संवेदना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कृति को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों के साथ साथ सूक्तियों का भी प्रयोग किया है। इनकी जो रचना है वो है नौबत खाने में इबादत, ये इनकी रचना है। और ये भी देखिए नौबत खाने की एक शहनाई वादक हैं, बिस्मिल्लाह खां के बारे में है ये पूरा। ये भी व्यक्ति चित्र है, नौबत खाने में इबादत। चलिए नेक्स्ट जो है लेखक है भदंत आनंद कौशल यायन। ये जो देखिए इनकी रचना संस्कृति है,
हिंदी के प्रसिद्ध संस्मरणकार श्री भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म पंजाब के अंबाला जिले के सुहाना गांव में 1905 में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म में अपना लिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध भिक्षु बन गए थे। बौद्ध भिक्षु होने के कारण उन्होंने विश्व भ्रमण किया। उन्होंने हिंदी और साहित्य के विकास पर अधिक ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। वे काफी समय तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सचिव पद पर भी नियुक्त रहे। कौशल्यायन जी गांधी जी से विशेष रूप से प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी के साथ वर्धा में एक लंबा समय बिताया और 1988 में उनका स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट अभी देख लीजिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनके देखिए 20 पुस्तकें, लगभग 20 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें मुख्य रूप से संस्मरण और रेखा चित्र हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, ये कहाँ क्या देखा, ये इनकी रचनाएं हैं। अब विशेषताएं इनके देख लीजिए, साहित्यिक विशेषताएं क्या है। गांधी जी के सहकर्मी होने के कारण भदंत आनंद कौशल्यायन के साहित्य पर गांधी का जीवन शैली की छाप को स्पष्ट देखा जा सकता है। जो गांधी जी की शैली है, जो जीवन शैली उनकी थी, उनका छाप जो है इनके जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनके साहित्य पर पर्यटन और संगठन के कार्यों की छाप भी देखी जाती है। वे लेखक के साथ साथ अनुवादक के रूप में भी विख्यात हैं। उनकी यात्रा वृत्तांतों में विभिन्न स्थानों और उनके दृश्य का आकर्षक चित्र है। भाषा शैली श्री कौशल्यायन जी की भाषा सरल, सपाट एवं रोचक है। कहीं कहीं तत्सम तद्भव के साथ साथ देसी और उर्दू के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत हुए भाव आसानी से समझ में आ जाते हैं। उन्होंने वर्णनात्मक शैली के साथ साथ संवादात्मक और आत्मकथात्मक शैली का आकर्षक प्रयोग किया है। तो आज देखिए इनकी जो रचना है वो है संस्कृति। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि इनकी रचना का नाम है संस्कृति। तो अब ये जो है, अब हमारा ये गद्य खंड भी खत्म हुआ। हम लोग इससे पहले हम लोग काव्य खंड को 2 भागों में देख चुके हैं। ये हमारा पूरा गण कुल 17 टॉपिक थे आपके क्षितिज भाग 2 में। तो आज कंप्लीट होता है। ये केवीएस टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th का हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने। तो इसको जरूर आप लोग देखिए और ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।